और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अनिल कुमार जी। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सर, इस वक़्त देश में 2 बड़े मुद्दे बड़े ज़ोर-शोर से चल रहे हैं। वैसे तो राजनीति उठापटक भी चल रही है। एक था नीट का मामला और दूसरा था ईवीएम का मामला, जिस पर एलन मस्क, दुनिया के जाने-माने बिज़नेसमैन, उन्होंने बोला था। अब नीट की परीक्षा तो जो है शायद रद्द हो जाएगी, लेकिन क्या ईवीएम से हुई वोटिंग रद्द होगी? क्योंकि ईवीएम पर लोगों के सवाल हैं। दूसरी तरफ कुछ लोगों का ये भी मानना है कि एलन मस्क शायद इसलिए कह रहे हैं कि उन्हें भारत में टैक्स में छूट चाहिए अपने बिज़नेस करने के लिए, इसलिए वो भारत सरकार पर दबाव बना रहे हैं। ये भी मार्केट में एक थ्योरी है। तो इस थ्योरी में कितना दम है और क्या एलन मस्क इसलिए बोल रहे हैं या एलन मस्क की बातों में सच्चाई है? और नीट की परीक्षा पर क्या अपडेट है, आप जनता को बताएँ? जून का महीना हिंदुस्तान में बदलाव का महीना लोग मान रहे थे और ये था कि चुनाव के नतीजे आएँगे, बदलाव होगा, सरकार बदलेगी। लेकिन हम देखते हैं कि जून का महीना यथास्थिति का महीना है और आप एक चीज़ देखेंगे हर संस्था की, हर इंस्टीट्यूशन की जो दुर्गति है वो इस काल में हो गई। सबसे पहली दुर्गति तो मोदी जी की हुई। बड़ा घमंड था उनको कि भई हम जो है 240 उनके जो सांसद आए हैं, वो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। वो कहते थे अब की बार 400 पार, नहीं तो 370 बेड़ा पार और वो जो है पूरे आत्मविश्वास में थे। लेकिन हुआ क्या कि उनके यहाँ जो एक तरह से मातम परसा हुआ है कि अगर आप किसी भी मिनिस्ट्री में जाएँगे तो आपको ना चाय पिलाई जाएगी, बाकी बिस्कुट और काजू की जो परंपरा है वो तो खत्म हो गई। पैसे मिलते हैं उधार, ठगे हुए और ये सिर्फ़ यही नहीं हुआ है। आप हर संस्था को देखेंगे नीट जैसी संस्था, जिसे भारत सरकार ने कहा था कि दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है, जो 24 लाख बच्चों का पेपर एक साथ लेती है। अब बड़े घमंड से जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जो कर्ता-धर्ता हैं, डायरेक्टर जनरल हैं और दूसरे लोग हैं, वो हमेशा अपनी पीठ थपथपाते रहते थे। और अब ये सिद्ध हो गया है कि इनका एक भी परीक्षा जो भारत सरकार या राज्य सरकारें लेती हैं, उसमें ईमानदारी नहीं होती। उत्तर प्रदेश में देखा पुलिस भर्ती में, इसी तरह जो है शिक्षा मित्र की भर्ती में, बिहार में, हर जगह राजस्थान में, हर जगह जहाँ भी परीक्षा होती है, वहाँ पता चलता है घपलेबाज़ी हुई है, घोटाला हुआ। और हालत इतनी बद से बदतर हो गई है कि आप देखें कि अभी बिहार में एक पुल अभी बना और उसका उद्घाटन भी नहीं हुआ, उससे पहले वो पुल अररिया में गिर गया। उससे पहले मार्च में पुल गिर गया। तो जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, जिसके सर्वेसर्वा जो है वो देश के जो मंत्री हैं, नितिन गडकरी, वो कहते हैं मैं मेरे से अच्छा काम तो कोई करता नहीं। उनके सारे पुल ढह जाते हैं, जब चाहे ढह जाते हैं। तो ये हो क्या रहा है? इसी तरह आप देखिए कि जो दिल्ली का एयरपोर्ट है, जो दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्टों में आता है और जिसके बारे में कहते हैं जी ये एयरपोर्ट जो है, एक ऐसा एयरपोर्ट है जो ऐसा एयरपोर्ट दूसरे हिंदुस्तान में या दुनिया में नहीं बना। लेकिन उसमें भी पता चला कि आधा घंटा लाइट चली गई, सारी फ्लाइटें डाइवर्ट करनी पड़ी, सब कुछ होना पड़ा। उससे पहले लोगों ने देखा कि जियो का नेटवर्क, जो कि अनिल अंबानी से लेकर मुकेश अंबानी चलाते हैं, रिलायंस का नेटवर्क उन्होंने ले लिया है। उसके नेटवर्क में सारे जो है वाईफ़ाई सिग्नल बंद हो गए। लोगों का व्हाट्सएप बंद हो गया, स्नैपचैट बंद हो गया, जो ट्विटर है वो बंद हो गया, टेलीग्राम वो बंद हो गया। तो ये सरकार एक्चुअल में कर क्या रही है? मोदी जी जो है जिस तरह से सरकार चला रहे हैं, आप समझिए वो सरकार चला ही नहीं। वो तो कहते हैं भई जो जिसका मुँह चाहे, जो उसका मन करे वो करे और इसीलिए नीट की परीक्षा को लेकर पहले तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डीजी ने कहा हमारे यहाँ कोई घपला नहीं हुआ। फिर उसके बाद उनकी एक प्रेस विज्ञप्ति आई, कोई घपला नहीं हुआ। फिर उनके डायरेक्टर जनरल ने कहा कि हमारे यहाँ कोई घपला नहीं हुआ। फिर उसके बाद जो है देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कोई घपला नहीं हुआ। बाद में जब पता चला कि बिहार में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में, हर जगह इनके पेपर पहले ही घपला हो गए, तब इन्होंने अब मानना शुरू किया, हाँ जी है। अब बच्चों ने क्या किया? बच्चों ने अपना भविष्य बचाने के लिए विभिन्न हाई कोर्टों में, यानी गुवाहाटी हाई कोर्ट में केस डाला, लखनऊ हाई कोर्ट में डाला, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में क केस डाले और उन केसों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब तक सुप्रीम कोर्ट में ही आप देखेंगे तो 2400 से ज़्यादा रिट पिटीशन जो है लोगों ने दायर कर अब 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट खुलेगी और चीफ जस्टिस की कोर्ट में मामले लगेंगे। तो आप समझिए कई हफ्ते तो सुप्रीम कोर्ट को ये सुनवाई करने में लग जाएँगे कि इनका क्या केस है। तो एक बात साफ है कि नीट में जो भी धांधली हुई है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के कर्मचारियों और उसके अफ़सरों द्वारा की गई है और सबसे बड़ी बात मैंने कल भी कहा कि जो धर्मेंद्र प्रधान है, उनको इसकी ज़िम्मेदारी लेते हुए इस्तीफ़ा देना चाहिए।
लेकिन एक बार राजनाथ सिंह ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की किसी भी सरकार में इस्तीफा लेने की परंपरा नहीं। वो छोटे अफ़सर का भी नहीं लेते, छोटे कर्मचारी का भी नहीं लेते और इतने ये लोग जो है दिमागी तौर पे पैदल हैं कि एक चैनल में तो एक जो चैनल की जो एंकर है, वो जो बता रही थी कि ये जो ₹2000 का नोट आया है, इसमें चिप होती है। वो सिद्ध करने में लगी है कि मनमोहन सिंह के टाइम में ज़्यादा दुर्घटनाएँ होती थी, अब कम दुर्घटनाएँ हो रही हैं। अरे! 1 आदमी मरे, 1000 आदमी मरे, उसके लिए सरकार को ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए और उसके लिए सरकार ज़िम्मेदार होती है। जापान में 70 साल से जो रेलवे नेटवर्क है, जिसकी बुलेट ट्रेन की हम बात करते हैं, उसका एक ही उदाहरण काफ़ी है कि एक ही बार 15 सेकंड के लिए जापान में ट्रेन लेट हुई और उसके लिए जापान की रेल कंपनी ने माफ़ी माँगी। यहाँ तो ये हाल है कि 311 लाख करोड़ रुपए जो मेंटेनेंस के रेलवे को पिछले 5 सालों में, जब से रेलवे का बजट जो है केंद्रीय बजट में शामिल किया गया है, वहाँ पता ही नहीं चलता कि वो पैसा कहाँ जा रहा है और उस पैसे का इस्तेमाल जो है मरम्मत के लिए नहीं किया गया, मेंटेनेंस के लिए नहीं किया गया। वो इसलिए नहीं किया गया कि 3,11,000 लोगों को जिन्हें पद देने थे वो नहीं दिए। अब जब आदमी नहीं होगा, कोई कर्मचारी नहीं होगा तो मेंटेनेंस कैसे होगा? तो रेलवे के सिग्नल खराब हैं, उनकी जो संचार प्रणाली है वो खराब है, उनकी रेल की पटरियाँ जो है ऐसी हैं कि कभी भी गिर जाए। लेकिन सरकार में कोई किसी तरह का आप देखेंगे किसी तरह की कोई सरगर्मी नहीं है। मोदी जी वो हैं जो कहते हैं वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन मैं करूँगा और अश्विनी वैष्णव जो मिनिस्टर हैं वो इस बात के लिए हैं कि जब भी दुर्घटना होगी वो जाकर उसपे लीपापोती करें। तो एक उद्घाटन मंत्री, एक लीपापोती मंत्री है और लोग मर रहे हैं, उससे कोई उनको मतलब नहीं है। किसी भी ट्रेन में आप चले जाइए वंदे भारत के अलावा, वहाँ पर लोग जो है बकरियों, भेड़ों की तरह जो है एक-एक डिब्बे में यानी 72 लोगों का डिब्बा होता है, उसमें कम से कम 200 250 आदमी सफ़र करते हैं। तो सरकार ने लोगों की भी दुर्गति कर रखी है। अपनी तो दुर्गति की ही की है। सरकार ने जनता की भी दुर्गति कर रखी है और नीट के जो 24 लाख बच्चे नीट में बैठे, अगर आप देखें तो उसमें क्या पता चलेगा, एक बच्चा नहीं बैठता, उसका पूरा परिवार बैठता है। माँ-बाप होते हैं, अड़ोसी-पड़ोसी होते हैं, उनके गुरु होते हैं, उनके साथी होते हैं, सब में नीट की एक तरह से सेंसेशन होती है और जब रिज़ल्ट आता है उस दिन जो है देश में एक तरह से हर चीज़ का जो पारा है, हाई हो जाता है। लेकिन नीट में जिस तरह से इस बार बदमाशी हुई है, मैं कहूँगा खुली बदमाशी हुई है, वो बताती है कि मोदी सरकार की खाल जो है मोटी हो गई है, चमड़ी जो है बिल्कुल गैंडे जैसी हो गई है या मगरमच्छ जैसी हो गई है, जिस पे किसी बात का असर नहीं होता और मोदी जी तो कोई जवाब देते ही नहीं। मोदी जी तो मानते हैं मैं तो बायोलॉजिकल ना पैदा हुआ हूँ, ना मैं इस दुनिया में रहता हूँ। ये लोग पहले मुझे चौकीदार समझते थे, उसके बाद इन्होंने समझा कि मैं इनका सेवक हूँ, अब मैं इनका भगवान हूँ, तो भगवान से आप कैसे पूछ सकते हो? वहाँ तो एक तरफ़ा संचार सिस्टम चलता है और आप कोई बात नहीं कर सकते। तो अब जो नीट की परीक्षा चूँकि देश के जो हिंदुस्तान के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वो हिंदुस्तान से बाहर गए हुए हैं। 8 तारीख को वो आएँगे, 8 को सुनेंगे, उससे पहले जो अकल है, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के लोगों को आ गई है, उसके हिसाब से संसद के सत्र के शुरू होने से पहले ही 23 तारीख को ये तय किया गया था कि 1565 बच्चे जिन्हें ग्रेस मार्क मिले हैं, उनके नंबर जो है, या तो उनको दोबारा परीक्षा देनी पड़ेगी, नहीं तो उनके ग्रेस मार्क्स हटा दिए जाएँगे। 24 को जो है संसद की पहली बैठक होगी जिसमें सारे सांसद आकर शपथ लेंगे। तो सरकार को वहाँ पर अपनी बेइज्जती से बचने के लिए और सुप्रीम कोर्ट से किसी तरह की आप संजय बैच से पिटाई खाने की जगह ये करना ज़रूरी है कि वो जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये घोषणा करे कि हम जो है नीट की परीक्षा दोबारा लेंगे और दोबारा लेने के बाद जो है, ये जो दोषी हैं, जिन्होंने पैसा खाया है, जिन्होंने बच्चों के भविष्य को पूरी तरह से बर्बाद किया है, उनके खिलाफ का क्या कार्रवाई होती है, ये देखने वाली बात। तो एक तो ये वाला मामला हुआ और दूसरा मामला आ गया कि जितनी बेशर्म जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, उतनी ही बेशर्म हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। रोज़ कोई ना कोई आकर उसकी गाल पे तमाचा मार जाता है और बताता है कि नालायक लोगों का समूह है, जो जनता और लोकतंत्र के साथ पूरी तरह से खिलवाड़ कर अब ऐसी हालत में आप देखिए कि अभी जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, राजशेखर रेड्डी के बेटे, उन्होंने कहा है कि ईवीएम में सबसे बड़ा घपला है। उनको जो है वो अभी तक वहाँ सरकार में थे, उसके बाद जो है 1 उनकी आई है सीट लोकसभा की और 4 वो जीते हैं विधानसभा की। तो उनका भी कहना है कि ये जो ईवीएम है ये फ्रॉड है। यही बात जो है चंद्रबाबू नायडू हैं, वो जो जीते हैं, वो भी कहते हैं फ्रॉड है। सारा इंडिया गठबंधन कहता है फ्रॉड है। सारे बुद्धिजीवी कहते हैं ये ईवीएम फ्रॉड है।
ये एलन मस्क कहते हैं ये ईवीएम फ्रॉड है। तो आखिर ईवीएम को बचा कौन रहा है? जब सारा देश, सारी दुनिया कह रही है कि ईवीएम फ्रॉड है, सिर्फ 3 लोग हैं जो इसे बचा रहे हैं। एक मोदी सरकार है क्योंकि उन्हें सीधा फ़ायदा हुआ है और एक जो है देश की सुप्रीम कोर्ट है, जो कहती है कि इलेक्शन कमीशन सही कह रहा है और तीसरा जो है आप समझिए देश का मीडिया है। वो ईवीएम को बचाने में लगा हुआ है क्योंकि अगर उनके ईवीएम को धांधली की बात सामने आती है तो जनता में विद्रोह हो जाएगा। लोग चुनाव में पूरी तरह से अपना जो है विश्वास खो देंगे और कहेंगे कि हमें चुनाव में जो भी लोग लड़ रहे हैं, उनको ईवीएम में चुनाव नहीं लड़ने दिया। तो अब जो आंकड़े छन-छन कर आ रहे हैं, वो बड़े विचित्र हैं और बड़े ऐसे हैं कि पता चलता है कि इलेक्शन कमीशन हर सूरत में उसने 40 जगह तो जो सीटें पे जो लोगों का मुकाबला हुआ, जहाँ 2000 से कम वोट हैं, अगर उनकी सारी गिनती की जाए, तो पता चलता है कि जितने वोट डले, उससे ज़्यादा काउंट हो गए। मानिए 10 लोगों की संस्था में अगर 32 लोगों का वोट पड़ जाए, तो कैसे हो सकता है? ये धांधली के अलावा कुछ नहीं है। इसी तरह आप देखेंगे कि मोदी सरकार जो अपना बता रही है कि हमारी इज़्ज़त बच गई और हम आ गए, तो 168 उन्होंने अपने सिटिंग एमपीज़ को टिकट दिए और 168 में से उनके 111 सिटिंग एमपी हार गए। कुल 57 लौटे, यानी 240 में 57 अगर आप जोड़ेंगे तो सिर्फ 1/4 25% ही उनके सांसद लौटे और भारतीय जनता पार्टी में जो कांग्रेस और दूसरी पार्टी से लोग आए थे, जिनमें से 114 को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, उनमें से सिर्फ 29 जीते। 114 में से 29 जीते और बाकी जो अब हार गए हैं या जो जिनको कोई काम नहीं मिला, वो एक भूमिका बना रहे हैं कि हम जो है किसी तरह कांग्रेस में दोबारा शामिल हो। अभिजीत बनर्जी जो कि प्रणब मुखर्जी के बेटे हैं, पश्चिम बंगाल से आते हैं। 2021 में उन्होंने जो है टीएमसी जॉइन की थी और टीएमसी से अब उनका मोह भंग हो गया। अब वो कहते हैं कि मैं तो जो है वापस भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल होना चाहता हूँ। तो इस तरह दलों में जो है भगदड़ बहुत बड़े पैमाने पर मची हुई है और जो 4 राज्य हैं जहाँ पर इस साल और अगले साल चुनाव होने हैं, जिनमें महाराष्ट्र सबसे पहले है, झारखंड दूसरा है, तीसरा दिल्ली है। तो आप देखेंगे कि इन राज्यों में भी लोगों में जो एमपी हैं, उनमें एमएलए हैं, सबको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ रहने पर हमारा कोई भविष्य नहीं है और इसीलिए वो सब जो है किसी तरह से मोर्चे बनाकर अपनी पीठ दिखाकर और पैठ बनाकर अब कांग्रेस में और दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों में जाना चाहते हैं और इसका मतलब ये है कि पहले एक तरफा ट्रैफिक जो ईडी का डर दिखाकर, सीबीआई का डर दिखाकर, इनकम टैक्स का डर दिखाकर भारतीय जनता पार्टी लोगों को पहले तो कहती थी तुम भ्रष्ट हो, फिर भ्रष्ट कह के उन्हें डर दिखाती थी कि तुम्हें जेल भेज देंगे और जेल से बचना है तो भाजपा में आ जाओ। अब वो लोग भी जो जेल से बचने के वजह से बीजेपी में शामिल हुए थे, वो भी कह रहे हैं हम भारतीय सर आवाज आ रही है? सर फोन बंद कीजिए, आपके फोन फोन बज रहा है, आपकी आवाज नहीं आ पा रही क्लियर। कुछ अजीब आवाजें आ रही है आपके फोन पे। कोई कुछ आवाज आ रही है आपके फोन पे। मेरे फ़ोन में आया, मैं दोबारा ऊपर कोई कॉल अटक गई है फोन पे, दोबारा रिज्वाइन कर लें आप। आप लोग कहीं जाइएगा नहीं सर, लाइन पर ही है, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, उसको सुधारा जा रहा है, तो ये बीच में सारी चीज़ें हो जाती हैं। जी, तो काफ़ी लोगों के सवाल हमारे पास आ चुके हैं जो हमें लगातार सुन रहे हैं। जी सर बोलिए। भाई हाँ बोलिए बोलिए, कंटिन्यू। तो अब आप देखिए कि जितने भी सांसद भारतीय जनता पार्टी में लौट कर आए, अब वो इस फिराक में है कि किसी तरह से हम भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर अपनी मूल पार्टियों में चले जाएँ। और यही जो झगड़ा है वो आरएसएस और बीजेपी का है। यही झगड़ा जो है मोदी और योगी का है।
यही झगड़ा जो है राजनाथ सिंह और बाकी जो दूसरे जो इनके मंत्रिमंडल के लोग हैं, उनके बीच में। और इसीलिए बार-बार एक खबर उड़ाई जा रही है कि योगी को कट्टू साइज़ करने के लिए उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बाँट दिया जाए। और 4 भागों में बाँट दिया जाएगा तो ये होगा कि एक भाग होगा जिसके मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ रह सकते हैं। तो 3 हिस्से चले जाएँगे, तो ऐसी हालत में 80 में से अगर 18, 19, 20, 21, 22 सांसदों का एक प्रदेश अगर योगी आदित्यनाथ को भारतीय जनता पार्टी देती है, तो ये एक तरह से वो ये काम कर रही है कि योगी आदित्यनाथ को कट्टू साइज़ करने के लिए अपना ही सर्वनाश कर रही है। क्योंकि जो योगी आदित्यनाथ हैं, वो गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश्वर हैं और एक तरह से उनका जो कार्य क्षेत्र है, वो ईस्टर्न यूपी और ईस्टर्न यूपी को अगर आप जो है वेस्टर्न यूपी से, सेंट्रल यूपी से और नॉर्थ यूपी से बाँट देते हैं, तो ऐसी हालत में ईस्टर्न यूपी दुनिया का और हिंदुस्तान का सबसे पिछड़ा हुआ राज्य हो जाएगा। बिल्कुल बिहार जैसा हो जाएगा, जहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है, जहाँ कोई किसी तरह का उद्योग धंधा नहीं है, सिर्फ़ राम मंदिर को लेकर उसकी अर्थव्यवस्था उस पे टिक जाएगी और जिस तरह से भगवान राम ने इनका साथ छोड़ा है, उससे लोग समझ सकते हैं कि ईस्टर्न यूपी में गरीबी जो है, वो हमेशा बढ़ेगी और एक तरह से एक बात साफ़ है कि नरेंद्र मोदी संकट के समय में कोई प्लान बी नहीं बना सकते। उनके पास जितने सिपे-सलार हैं, वो सब थक गए हैं। उनके दिमाग में कोई ऐसी योजना नहीं है कि वो देश का भला कर सकें और ऐसी हालत में सबसे अच्छी बात ये होगी कि जितनी जल्दी वो सरकार का पीछा छोड़ दें, उतनी जल्दी देश का भला होगा। नहीं तो अब वो जो है जौक की तरह जो है, देश को नुकसान पहुँचा रहे हैं, फ़ायदा पहुँचाने की हालत में अब वो नहीं रहे। बहुत शुक्रिया। लेकिन सर क्या यूपी के 4 भाग हो पाएँगे, ऐसा पॉसिबल है? और हो पाएँगे तो किस आधार मैं नहीं मानता जो लोग ऐसी खबर उड़ा रहे हैं, मैं नहीं मानता कि यूपी के 4 भाग होंगे, क्योंकि अगर 4 भाग होंगे तो 4 में से सिर्फ नोएडा का हिस्सा छोड़ दें, बाकी 3 राज्य जो है बड़े गरीब और पिछड़े रह जाएँगे। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि बढ़ता हुआ पेट्रोल प्राइस कब कम होगा? ये लगातार बढ़ रहा है। मोदी जी की सरकार रहते हुए नहीं होगा। जी, नहीं है। एक आपके बड़े चाहने वाले हैं, इनका नाम है एमबी गंजी गट्टी। ये कहते हैं आपका विश्लेषण बहुत इन्फॉर्मेटिव रहता है, डेली देखते हैं, जनरल नॉलेज गेन होती है। आपको थैंक यू बोल रहे हैं। तो जी, ये जी, है धन्यवाद। जी, शुक्रिया। और आप सभी का भी शुक्रिया, आप हमारे रोज़ाना सुनते हैं। तो जो लोग नए हैं, सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं, लाल बटन दबा के जाएं, नोटिफिकेशन दबा लें। रोज़ाना शाम में हम सर के साथ लाइव होते हैं। ये प्रोग्राम लाइव चलता है, सीधा लाइव, और आपके सवाल भी लेते हैं हम इसमें। तो और साथ ही आप हमारी प्राइम मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे तो आपको ऐड भी देखने को नहीं मिलेगा। बाकी कल फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ, नए अपडेट के साथ, सर की नॉलेज के साथ में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। शुक्रिया सर।